दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे सप्लाई की। हमने सप्लाई की सीरीज स्टार्ट की गई हुई थी। हमने 2 सीरीज उसमें कर ली हैं, जिसमें हमने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 हमने डिस्कस किया, और सेक्शन 7 का हमने 1 और 1A हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 7.2। 7.2 में क्या कहता है? नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। जो हमारे सेक्शन 7.1 में कहा गया है हम उसे ओवर रूल करते हैं। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और such activities or transaction undertaken by the central government, state government or any local authorities in which they are engaged as a public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as a supply of goods nor supply of services। हम शेड्यूल 3 को नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सर्विसेज लिखी गई हैं वो उनको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। आइए जानते हैं सेक्शन शेड्यूल 3 के बारे में। शेड्यूल 3 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो हमें कहता है एवरी सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो हम उसे ना तो सर्विसेज मानेंगे ना ही गुड्स मानेंगे। इसमें एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए एक सीए है, वो एज ए एम्प्लॉय काम करता है और एम्प्लॉयर के कहने पर उसने अपने बेटे को या फिर किसी और को अपनी एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो उसमें हमें वो जीएसटी के दायरे में आएगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के रिलेशन में जो भी हमारा वर्क होता है इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें हमें शेड्यूल 3 के दायरे में रखा गया है। उसको ना तो सर्विसेज माना जाएगा ना ही गुड्स माना जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट हमें कहता है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर हम कोर्ट और ट्रिब्यूनल से की सर्विसेज ले रहे हैं तो उसमें भी हमारा वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। इसे हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोर्ट में कोई अपील करी है, या फिर कोर्ट में हमने कोई एप्लीकेशन लगाई है, पिटिशंस लगाई है, अपील लगाई है, जो इस तरह की जो सर्विसेज होंगी उन सर्विसेज पर कोई जीएसटी की लायबिलिटीज नहीं आएंगी। वो शेड्यूल 3 के दायरे में रखा गया है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आइए जानते हैं इसके थर्ड क्लॉज के बारे में शेड्यूल 3 के। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड द मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। अगर हम इनसे सर्विसेज ले रहे हैं तो इस तरह की जो सर्विसेज होंगी वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। उन पर कोई जीएसटी की लायबिलिटीज नहीं आएंगी हमारी। आइए जानते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैपेसिटी में जो भी ड्यूटीज अपनी परफॉर्म कर रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए, तो उनकी जो ड्यूटीज परफॉर्म है उन पर भी कोई जीएसटी लायबल नहीं होगा। आइए जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एंड रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। इस तरह की जो अगर ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उन पर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए जानते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में।
the duties performed by any person as a chairperson or a member of director in a body established by the central government or a state government or a local authority who is not deemed as employed before the commencement of this clause. अगर जो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है एज अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं, चेयरपर्सन और जो उसके मेंबर्स हैं जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी कोई जीएसटी की लायबिलिटीज नहीं आएंगी, वो हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आइए जानते हैं इसके 4 क्लॉज के बारे में। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमिनेशन और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन। अगर कोई हमारा फ्यूनरल है, अंतिम संस्कार की कोई प्रोसेसिंग है या कोई मॉर्चरी है, और जो डिसीज, जो मृत आदमी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा दी जा रही है उसको, इस तरह की जो सर्विसेज हैं हमारी, वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। उसमें कोई भी हमारा जीएसटी की लायबिलिटीज नहीं आएंगी इस तरह की सर्विसेज में। आइए जानते हैं 5th क्लोज के बारे में। सेल ऑफ लैंड and subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2 as sale of building। हमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी लैंड, इस तरह की को हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर हम सेल ऑफ लैंड कर रहे हैं तो वो हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा और उस पर हमारा कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लोज 5 हमें क्या कहता है? अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारे शेड्यूल 2 में आता है और वो सर्विसेज में आता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज उसे माना जाता है। दैट मीन्स अगर हम मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ इसे। अगर हम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर हमने सेल ऑफ बिल्डिंग जो करी है, अंडर द कंस्ट्रक्शन करी है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगी। मान लीजिए हमारा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारा जो कोई बिल्डर ने उसको किसी को बेच देता है आगे फ्लोर, तो इस तरह की जो सर्विसेज होंगी वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगी। और आफ्टर कंस्ट्रक्शन मतलब जो कंप्लीट बिल्डिंग अगर हमें कोई बेचते हैं तो वो हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, वो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट उस पर एप्लीकेबल होता है और वो ना तो हमारी सर्विसेज होंगी ना ही हमारे गुड्स होंगी। पॉइंट नंबर 6 है हमारा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम को तो गुड्स माना गया है, लेकिन जो इसमें लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को इंक्लूडिंग नहीं किया गया है, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लॉटरी पे 28% हमारा जीएसटी लगता है। आइए जानते हैं 7th पॉइंट के बारे में। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। इसमें ये क्या कहना चाहता है? अगर हम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई डील करते हैं तो वो हमारी ट्रांजैक्शन ना तो गुड्स मानी जाएगी ना सप्लाई मानी जाएगी। ये सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये 2 सेक्शन इसमें क्लोज ऐड किया गया है। मान लीजिए मिस्टर राम थे, वो रजिस्टर्ड डीलर है इंडिया का और उसने कुछ इंपोर्ट किए गुड्स फ्रॉम यूएसए और डायरेक्टली उसने सिंगापुर अपने आगे डिलीवर करने को बोल दिया, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है हमारी वो जीएसटी दायरे में नहीं आएंगी। इसका क्लोज नंबर 8 क्या कहता है? शेड्यूल 3 का सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन फ्रॉम क्लियरेंस फ्रॉम द होम बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजप्शन। इसमें क्या कहता है हमें? सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम होम कंजप्शन। मान लीजिए मिस्टर राम थे, दैट ही इज importing some goods from इंपोर्ट करते थे वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया से, और वो उन्होंने जो गुड्स थे वो अपने कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में रखे हुए थे और डायरेक्टली उन्होंने अपने गुड्स मिस्टर शाम को अगर सोल्ड आउट कर दिए। अगर इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है तो वो हमारे सप्लाई के दायरे में नहीं आएंगी।
इसका बी पार्ट हमें कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइन टू एनी अदर पर्सन बाय द एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द goods have been dispatched from the port to origin located outside India but before clearance for the home consumption। इसमें क्या कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू अदर पर्सन, कंसाइनी के द्वारा गुड्स जो है अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दी गई हैं। गुड्स एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल, उनको जो गुड्स का जो टाइटल था वो एंडोर्स कर दिया गया है इंडिया में, इंडिया के पोर्ट ओरिजिन पोर्ट पे जाने से पहले ही, मतलब वो जो है हमारे होम कंजप्शन में नहीं आया है, हमारे क्लियरिंग हाउस में नहीं है, डायरेक्टली ऑन बाय द हाई सी सेल का इसमें एग्जांपल लग सकता है। हाई सी सेल में ही उन्होंने जो अपना टाइटल था गुड्स का आगे एंडोर्स कर दिया है। तो इस तरह की जो सेल होंगी हमारी वो भी हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है एज पर शेड्यूल 3। और ये हमारा सीजीएसटी के अमेंडमेंट 2018 के आया है, इसमें क्लोज 7 और क्लोज 8 हमारे सीजीएसटी के अमेंडमेंट से आए हैं 2018 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आगे मेरे चैनल को। थैंक यू।